सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास यहां पर देखिए दो वर्ड है, एक वर्ड है यहां पर है इलेक्ट्रो, दूसरा है स्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझने के लिए हमारे पास दो वर्ड आ रहे हैं, इलेक्ट्रो और स्टैटिक। तो जो वर्ड हमारे पास यहां पे लिखा हुआ इलेक्ट्रो, इस वर्ड इलेक्ट्रो का मतलब किससे है? चार्ज से है। और यहां पर जो वर्ड स्टैटिक है इसका मतलब है रेस्ट। तो मतलब चार्ज एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें उन चार्जेस के बारे में स्टडी करना है जो चार्जेस क्या है? रेस्ट पर है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा जो चार्ज है वो रेस्ट पर है। तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है? तो पहले तो हमें चार्ज एट रेस्ट समझने के पहले हमें चार्ज के बारे में समझना है, फिर हम लोग रेस्ट, मोशन, एक्सेलरेशन, ये सारी बातें समझेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कोई हमारे पास चार्ज है, जो भी हमारे पास चार्ज है, चार्ज रेस्ट पर है या हमारा जो चार्ज है अनएक्सेलरेटेड है या फिर हमारा चार्ज एक्सीलरेटेड है। तीन सिचुएशन हो सकती है। मतलब कहने का यह है कि हमारा जो चार्ज है वो रेस्ट पे भी हो सकता है, चार्ज हमारा अनएक्सेलरेटेड भी हो सकता है, चार्ज हमारा एक्सेलरेटेड भी हो सकता है। तो अगर हमारा चार्ज रेस्ट पर है तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। दिस विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन हमारा चार्ज अगर अनएक्सेलरेटेड है तो अनएक्सेलरेटेड चार्ज विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, it will produce magnetic field, but not radiate energy। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास चार्ज है वो रेस्ट पर है तो वो चार्ज हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्ज एट रेस्ट। बट अगर चार्ज हमारा अनएक्सेलरेटेड है, उस कंडीशन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगी, मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी, लेकिन एनर्जी रेडिएट नहीं होगी। दैट इज इंपॉर्टेंट। बट अगर हमारा चार्ज एक्सेलरेटेड है तब क्या होगा? तो अगर हमारा चार्ज एक्सेलरेटेड है तो एक्सेलरेटेड चार्ज क्या कर सकता है? एक्सेलरेटेड चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि चार्ज अगर एक्सेलरेटेड है तो एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट एनर्जी, एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो हम क्या कहना चाहते हैं? हम इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक के इंट्रोडक्शन में मेन बात ये बताना चाहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज एट रेस्ट। तो अगर हमारा चार्ज रेस्ट पर है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाएगा, इट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर चार्ज रेस्ट के साथ साथ अनएक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा? हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी, लेकिन ऐसी सिचुएशन में कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं होगी। लेकिन अगर
हमारा चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन है तो इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड एनर्जी इज रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जैसे कि इस नाम से क्लियर हो रहा है कि हमने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगा। ये चीजें डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन है चार्ज की। जैसे मास या तो हमारा रेस्ट में होगा, या तो मास हमारा यूनिफॉर्म मोशन में हो सकता है, मास अनएक्सेलरेटेड हो सकता है, या मास हमारा एक्सेलरेटेड हो सकता है। उसी तरीके से चार्ज भी रेस्ट पे हो सकता है, चार्ज हमारा यूनिफॉर्म मोशन में हो सकता है, चार्ज हमारा अनएक्सेलरेटेड हो सकता है, चार्ज हमारा एक्सेलरेटेड हो सकता है। तो अगर हमारा चार्ज एट रेस्ट पर है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्ज हमारा यूनिफॉर्म मोशन में है, उस कंडीशन में हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इफ चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन देन व्हाट विल हैपन। अगर हम बात करें चार्ज हमारा यूनिफॉर्म मोशन में है, चार्ज हमारा यूनिफॉर्म मोशन में है, तब क्या होगा, कह सकते हैं चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। तो इससे ये सब समझ में आ रहा है कि क्या क्या चैप्टर हमको इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में पढ़ने हैं। साफ साफ समझ में आ रहा है कि चार्ज अगर रेस्ट पर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे चार्ज, फिर कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, देन वी विल मूव टुवर्ड्स कैपेसिटर, फिर हमारे पास आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, क्लियर, चार्ज इन अनएक्सेलरेटेड मोशन। फिर हम लोग पढ़ेंगे चार्ज अगर हमारा एक्सेलरेटेड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तक जो भी स्टोरी है पूरा डिपेंड करता है कि चार्ज हमारा रेस्ट पर है या अनएक्सेलरेटेड मोशन है या एक्सेलरेटेड मोशन है। तो यह हमने आपको बताने की कोशिश किया कि चार्ज की अकॉर्डिंग टू द रेस्ट, अकॉर्डिंग टू द मोशन, हमारी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स कैसे आते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे आपको यह बताना चाहते हैं कि अगर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में समझना है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में समझना है या इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझना है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझना है, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा चार्ज क्या है। तो अभी तक तो सिर्फ हमने ये बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इस चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों है, बाकी चैप्टर्स कैसे चार्ज से रिलेटेड हैं। अब हम लोग बात करना चाहते हैं चार्ज के बारे में। तो चार्ज के बारे में जानने के पहले हमें जानना चाहते हैं कि चार्ज और मास में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिसिमिलरिटी है, यह जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हमें मास के बारे में पहले से आइडिया है। तो ऑलमोस्ट मास और चार्ज सेम तरीके से यहाँ पे रोल प्ले करता है, जैसे आपने पढ़ा था 11th क्लास में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसी तरीके से हम यहाँ पढ़ेंगे 12th क्लास में कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो मास के बारे में तो आपको आइडिया है ही है, लेकिन थोड़ा हम चार्ज के बारे में आइडिया है, फिर हम कंपेयर करेंगे मास क्या है, चार्ज क्या है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले बताते हैं चार्ज के बारे में। चार्ज, और इधर हम थोड़ा मास लिख रहे हैं, चार्ज और मास। तो अगर हम चार्ज और मास के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है चार्ज के बारे में कि जो चार्ज हमारा होता है ये क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है मींस, तो सबसे पहले समझें कि क्वांटम मींस क्या होता है। चार्ज क्वांटाइज होता है मतलब कि चार्ज की एक वैल्यू होती है जो कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। मींस Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी, मींस चार्ज इज ऑलवेज प्लस माइनस E, it may be plus minus 2E plus minus 3. These are the possible values of the
पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज। जीरो भी हो सकता है, न्यूट्रल, बट चार्ज की वैल्यू E/2 नहीं हो सकता है। चार्ज की वैल्यू 3/2 नहीं हो सकता है। मतलब चार्ज की जो वैल्यू है हमेशा इंटीजर होगा, Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी, एन की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि चार्ज की वैल्यू 3/2 नहीं हो सकता है, 5/4 नहीं हो सकता है। तो चार्ज हमेशा जो है वो क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्लियर? तो यहां पर जो E हमारा है, ये E हमारी क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और हमें पता है इसकी वैल्यू कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो चार्ज की यूनिट क्या होता है, कूलम। और हम ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा चार्ज होता है इसकी यूनिट कूलम होती है, लेकिन 1 कूलम बहुत बड़ी यूनिट होती है चार्ज की। तो प्रैक्टिकली हम लोग जो चार्ज की यूनिट यूज करते हैं वो माइक्रो कूलम्स यूज करते हैं। तो अगर हम बात करें माइक्रो कूलम, वी आर यूजिंग माइक्रो कूलम, हम लोग बोल सकते हैं म्यू सी, दैट इज माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6 कूलम, बिकॉज एक कूलम बहुत बड़ा चार्ज होता है। तो चार्ज के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैंने बताया वो ये बताया, चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड होता है, मीन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा, ये कभी E/2 या 2/3 मतलब फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। बट हमारे पास एक मॉडल है क्वार्क, इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि जैसे क्वार्क की अप क्वार्क्स डाउन क्वार्क्स होते हैं, जिससे हमारा प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर बना होता है, इसकी वैल्यू प्लस माइनस E/3 प्लस माइनस 2E/3 हो सकता है। बट अभी हम कह सकते हैं कि नॉर्मली हमारा चार्ज क्या है, हमारा क्वांटाइज्ड है, इसका मतलब Q इक्वल टू प्लस माइनस एन होता है। क्लियर? अब क्या बात है मास के बारे में, मास भी हमारा क्वांटाइज्ड होता है, लेकिन अभी तक इसकी कोई स्टैब्लिश थ्योरी नहीं है कि व्हाट इज द क्वांटम नेचर ऑफ मास, बट जनरली हम कह सकते हैं मास भी क्वांटाइज्ड होता है। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात हम ये बताना चाहते हैं, चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इनवेरिएंट। तो अगर हम बात करते हैं कि चार्ज इनवेरिएंट होता है, इसका मतलब क्या है, चार्ज इनवेरिएंट मतलब कि चार्ज हमारा रेस्ट में है या चार्ज हमारा मोशन पे है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब चार्ज एट रेस्ट इज इक्वल टू चार्ज इन मोशन, दैट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज इनवेरिएंट। लेकिन हम इसी साथ मास के बारे में भी कंपेयर कर रहे हैं, जैसे ऑलरेडी मैंने बताया। तो मास के बारे में हमने पढ़ा है कि जो मास है, आपको एक फॉर्मूला पता है कि m इक्वल टू होता है m0 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में आपका जो m0 है दैट इज रेस्ट मास, means if object is at rest then what is its mass। और ये हमारा m जो है ये हमारा काइनेटिक मास है। काइनेटिक मास मीन्स मास इन मोशन। तो ये कहना ये चाहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट मोशन में है और ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में रहे, दोनों मास सेम नहीं होता है। और इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है। यहां पर जो c है वो हमारा स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है, जबकि v हमारा स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो हम आपको यह समझाना चाहते हैं इस फार्मूले के हेल्प से, दिस इज द वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। ये फार्मूला किस चीज का है, वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। तो हम इसमें यह बताना चाहते हैं कि हमारा जो मास है
वो सेम नहीं रहता है अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और ऑब्जेक्ट रेस्ट पर, लेकिन जो चार्ज है वो हमारा इनवेरिएंट रहता है, मतलब चाहे वो रेस्ट पर हो या फिर मोशन में हो, चार्ज की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। दिस इज द अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज। तो अब हम इसके आगे डिस्कस करना चाहते हैं चार्ज की और क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। तो हमने ऐसे पढ़ा कि सेम चार्ज, अगर हमारे पास सेम चार्जेस हैं, सेम चार्जेस मतलब सेम टाइप ऑफ चार्जेस, मतलब प्लस प्लस और माइनस माइनस है, तो सेम टाइप ऑफ चार्जेस क्या करेंगे, आपको ये जो सेम टाइप के चार्जेस होते हैं ये रिपल्स करते हैं। अगर हम बोले अपोजिट चार्जेस, अपोजिट टाइप ऑफ चार्जेस, ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन। ये आपका वेल नोन फैक्ट है। तो हमने, लेकिन मासेस के साथ क्या क्या है, बिकॉज हम कंपेयर करना चाहते हैं मास के साथ, तो टू मासेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। अगर हम मास के बारे में बात करें, मास, टू मासेस ऑलवेज, टू मासेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। तो मतलब यहां पे क्या समझ में आया, मेन डिफरेंस मास और चार्ज में। चार्ज के केस में डिपेंड करता है कि अगर चार्ज हमारे सेम सेम टाइप के हैं, प्लस प्लस या माइनस माइनस टाइप, तो वो क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे। लेकिन अगर वो अपोजिट टाइप के हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन मास के केस में क्या है कि दो मास हमेशा क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो हमने फंडामेंटली मास और चार्ज में क्या डिफरेंस है इस चीज को बताने की कोशिश किया। अब हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि मास और चार्ज के बारे में हमें आइडिया लग गया, तो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात, जहां तक हम पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे वहां पर यह बात दिमाग में रखना है, ध्यान रखना है कि चार्ज इज एट रेस्ट। ओके, तो अब हम क्या डेवलप करना चाहते हैं, जैसे आपने देखा था 11th क्लास में कि दो मासेस हैं M1 और M2, उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स था कैलकुलेट करते थे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। उसी तरीके से अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, तो उन चार्जेस की वजह से फोर्स क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा, उसका फॉर्म क्या होगा, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है कूलम्स लॉ। तो अगर हम बात करना चाहते हैं कूलम्स लॉ की, कूलम्स लॉ, तो आपका जो कूलम्स लॉ है यहां पर कुछ इसकी वैलिडिटी की कंडीशनें हैं जो समझना सबसे पहले जरूरी है। तो पहली कंडीशन ये है कि अगर कूलम्स लॉ में अप्लाई करना है तो दिस इज वैलिड फॉर ओनली स्फेरिकली सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट, मतलब यहां पर हमारा है चार्ज। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, इसी को हम लोग, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि इट इज वैलिड फॉर पॉइंट मासेस और पॉइंट चार्जेस। पॉइंट मास की बात हम करेंगे तब वो हमारा न्यूटन्स लॉ हो जाएगा, और पॉइंट चार्ज की बात करेंगे तो हमारा कूलम्स लॉ। तो दूसरे शब्दों में ये भी हम कह सकते हैं पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल है, पॉइंट चार्जेस के लिए। और हमारा जो एक कूलम्बियन फोर्स है, यहां पर जो कूलम्स लॉ वैलिड है, ये हमारा दो ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस अप टू एटॉमिक डिस्टेंसेस तक वैलिड है। तो मींस वैलिड अप टू एटॉमिक डिस्टेंसेस। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बातें आपको और क्लियर होंगी, बट मैंने इतना बताया कि आपको दो चीज दिमाग में ध्यान रखनी है कि ये स्फेरिकली सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है। दूसरा, इसकी वैलिडिटी कंडीशन ये तब तक वैलिड है जब तक दो ऑब्जेक्ट्स की डिस्टेंस कहां तक हो, इट इज वैलिड फॉर अप टू
एटॉमिक डिस्टेंसेस, मतलब अगर डिस्टेंस जो साइजेस है एटॉमिक डिस्टेंस तक ये हमारा वैलिड है। क्लियर? तो अब इसमें हम डिटेल में जाना चाहते हैं। इसके लिए डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग कूलम्स लॉ का। कूलम्स लॉ कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसके लिए हमने किया गया दो चार्जेस लिया। एक चार्ज हमारे पास ये है Q और हमने एक दूसरा चार्ज लिया, इसका नाम हमने रखा Q0। ठीक है? तो Q और Q0 हमने जो दो चार्जेस लिए हैं इसमें भी थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। इस Q को मैंने बोला दिस इज सोर्स चार्ज, दिस इज व्हाट? सोर्स चार्ज। और हमने दूसरा चार्ज लिया है Q0, इसको मैंने बोला टेस्ट चार्ज। और नॉर्मली हम इसको बोल रहे हैं पॉजिटिव एंड यूनिट चार्ज। ये हमारा पॉजिटिव और यूनिट चार्ज है। क्लियर? तो हमने अभी चार्ज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक मैंने बोला सोर्स चार्ज, दूसरा मैंने बोला टेस्ट चार्ज। जो हमारे जो टेस्ट चार्ज है कैसा है? ये Q0 पॉजिटिव एंड यूनिट, और सोर्स चार्ज क्या है? Q है। हालांकि हम कोई भी दो चार्ज यहां ले सकते हैं, लेकिन फिर भी टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज का कंसेप्ट जानना जरूरी है। तो हम क्यों इसको सोर्स चार्ज कह रहे हैं? क्योंकि जो सोर्स चार्ज है, ये जो आपका चार्ज है सोर्स चार्ज क्रिएट्स फील्ड, और कह सकते हैं प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपका जो टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो हम ये कहना चाहते हैं, अभी हमने चार्ज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक सोर्स चार्ज और एक टेस्ट चार्ज। हालांकि हम यहां तक कि दोनों में कोई भी एक चार्ज ले सकते हैं, कोई भी दो टाइप का चार्ज ले सकते हैं, लेकिन हम सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज समझे तो थोड़ा हमारा कंसेप्ट और बेटर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा हम बाद में डिस्कशन करेंगे, बट इतना जानना आपके लिए जरूरी है कि जो सोर्स चार्ज होता है दैट इज द कॉज, चार्ज इज द कॉज विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई दूसरा चार्ज एंटर करेगा, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन को फील करेगा। क्लियर हुआ? जैसे अगर हम आपसे पूछें, हमारे पास अर्थ है, अर्थ के पास अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फील्ड क्यों? क्योंकि अर्थ के पास मास है, तो अर्थ के मास की वजह से उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। और जब हम उसकी फील्ड में इंटर करते हैं, मतलब अर्थ की फील्ड में इंटर करते हैं, तो अर्थ हमारे ऊपर क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। उसी तरीके से अगर हमारे पास कोई भी एक चार्ज है, तो उस चार्ज की वजह से एक फील्ड क्रिएट होती है, और उसकी फील्ड में जब कोई दूसरा चार्ज इंटर करता है तो उस पर क्या होता है? फोर्स लगता है। तो वो चार्ज, सेकेंड चार्ज हमारा जो टेस्ट चार्ज है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन को फील करता है। ओके? तो हम फिलहाल अभी हमने दो तरीके के चार्ज बताए, लेकिन कोई भी दो चार्ज हो सकते हैं। तो कूलम्स लॉ को समझने के लिए सबसे पहले मैंने बताया कि मान लिया हमारे पास दो चार्ज है Q और Q0, और इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है मैंने मान लिया R है। क्लियर? तो कूलम्स लॉ क्या कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, बिकॉज फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द चार्जेस। तो कूलम्स लॉ कहना चाहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस F proportional Q0, and this is inversely proportional to the square of distance between them, separation between the charges। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें तो कह सकते हैं F proportional Q
क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारा एक प्रोपोर्शनलिटी साइन है। तो जो हमारा प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसको अगर हम हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। अब क्वेश्चन ये है कि फोर्स कैसी क्वांटिटी है। हम सबको पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर फोर्स हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग ये डिस्कस करना चाहते हैं कि फोर्स अगर है तो वेक्टर है तो उसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा। तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि हमारे पास एक चार्ज है Q और हमारे पास एक चार्ज है Q नॉट। ओके, और मैंने माना कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, सेपरेशन दोनों के बीच का है R। और अभी हमने बताया कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन है उसका मैग्नीट्यूड है F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। यह हम लोगों ने निकाला, ये इसका मैग्नीट्यूड है। ओके, तो हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो हमारा फोर्स है और अगर ये वेक्टर है तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स अगर वेक्टर क्वांटिटी होती है तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो अगर हम फोर्स के डायरेक्शन के बारे में बात करें तो हम ये कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ द फोर्स is along the line joining the two charges। मीन्स अगर ये Q और Q नॉट दो चार्ज है तो फोर्स की डायरेक्शन इन्हीं लाइन के अलॉन्ग होगा, इधर होगा या इधर होगा इसी लाइन पे। क्लियर। तो हम इस लाइन के लिए हमने इसको R माना है। तो अगर मैं इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहूं तो इसको मैं लिख सकता हूं F वेक्टर इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर एंड द डायरेक्शन इज दिस अलोंग दिस लाइन। सो मैंने इसको बोला इस लाइन की डायरेक्शन को आर कैप वेक्टर बोला। तो आर कैप कैसा हमारा है, आर कैप हमारा क्या है, ये एक यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन को बताता है और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो आर कैप को क्या लिख सकते हैं, जैसे हमें पता है कि एनी वेक्टर आर कैप इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, or you can write like this, the vector r divided by magnitude of r. So if I replace, अगर हम इस चीज r कैप को यहां से रिप्लेस करें इस इक्वेशन से तो हमारा जो फोर्स का इक्वेशन आया वो क्या आया, F वेक्टर इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर वेक्टर आर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। इसको और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, एफ वेक्टर इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर क्यूब इंटू वेक्टर आर। सो जो हमने ये लास्ट में रिजल्ट लिखा, दिस रिजल्ट इज Coulomb's law. This is what? This is Coulomb's law in
वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म। क्लियर? तो कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म यहां पर ध्यान रखिए r क्यूब है, ये r हमारा पोजीशन वेक्टर है। क्लियर? इस चीज को थोड़ा मैं और क्लियर करना चाहता हूं। इसके लिए फिर से देखिए, अगर हमारे पास मान लिया हमारे पास एक चार्ज यहां है, मान लिया हमारे पास एक चार्ज है Q1, लेट अस से Q1 एनी चार्ज, और हमारे पास एक दूसरा चार्ज है Q2। मान लीजिए चार्ज हमारा A पॉइंट पर रखा हुआ है और ये चार्ज हमारा B पॉइंट पर रखा हुआ है। A और B हमारे दो चार्जेस हैं। तो अब मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए यहां पर मैंने एक ओरिजिन लिया O, और इस पॉइंट A को मैंने बोला दैट इज R1 वेक्टर, और इस चार्ज B के लोकेशन को मैंने बोला दिस इज R2 वेक्टर, और लेट दिस इज R वेक्टर। ओके, तो भाई हमारे पास कोई भी चार्ज रखा है तो उसका कुछ न कुछ तो लोकेशन हो गई। मान लिया हमारा चार्ज A है, इसका लोकेशन है R1 वेक्टर, इस चार्ज B का लोकेशन कितना है R2 वेक्टर। तो अगर हम वेक्टर ऑफ एडिशन की बात करें या सिंपली बात करें कि अगर कोई भी वेक्टर यहां से स्टार्ट हो रहा है O से, तो OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर प्लस BO वेक्टर नेट इज जीरो वेक्टर, नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। क्लियर? तो अगर हम बात करते हैं कि OA हमारा जो है R1 वेक्टर है और AB हमारा R वेक्टर है, तो BO कितना हो जाएगा? BO हो जाएगा माइनस R2 वेक्टर। क्यों? क्योंकि OB R2 है तो BO कितना हो जाएगा? माइनस R2, अपोजिट वेक्टर है। तो इससे हमें क्या मिला? वेक्टर R इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो वेक्टर R को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर हमारे पास चार्जेस जो हैं A और B, अगर हमें इनके लोकेशंस पता है कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ चार्ज A एंड चार्ज B, तो हम R वेक्टर निकाल सकते हैं। तो व्हाट इज R कैप? R कैप इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाई R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इट्स मैग्नीट्यूड। दिस इज क्लियर? तो हम लोग कूलम्स लॉ को और रिग्रेस फॉर्म में लिख सकते हैं अगर इसको यूज करें, तो F वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R मीन्स R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मॉड क्यूब एंड R2 माइनस R1 वेक्टर। तो इस तरीके से हम और जनरलाइज करके कूलम्स लॉ को वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर से देखिए, हमारे पास दो चार्जेज हैं, मान लीजिए हमारा चार्ज A और B, दो जगह पे चार्जेज रखे हैं Q1 और Q2, और हमें इसका लोकेशन तो पता ही होगा। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 1, 2, 3, इसके हो सकते हैं 2, 3, 4, तो हमें इन दोनों के लोकेशन पता है। तो अगर हमें लोकेशन पता है तो हम R2 माइनस R1 वेक्टर निकाल सकते हैं वेक्टर लॉ को यूज करके, और R कैप मिल गया तो हमने कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। तो हम ये कहना चाहते हैं फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको डायरेक्शन चाहिए, और डायरेक्शन कैसे लिखेंगे? R कैप वेक्टर। R कैप वेक्टर क्या होगा? इट इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। दिस इज क्लियर? तो अगर हमारे पास अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस आ गया तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम एक पार्ट पे और फोकस करना चाहते हैं कूलम्स लॉ में, उस पार्ट पे आइए। तो अभी हमने तक डिस्कस किया कि जो हमारा फोर्स है, फोर्स वेक्टर है, वो हमारा जो फोर्स वेक्टर है वो क्या है? F इक्वल टू मैग्नीट्यूड फॉर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई R स्क्वायर। या अगर हमारे पास दो अलग अलग चार्जेस हैं Q1 और Q2, तो Q1 Q2 अपान R स्क्वायर भी कह सकते हैं, बट अभी इस फॉर्म का कुछ एडवांटेज है इसलिए मैं आपको Q नॉट बोल रहा हूं। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि हमने
जो ये टर्म लिख रखा है इसको देखिए, 1/4πε0। इस टर्म को एक्चुअली हम इस कांस्टेंट को 1/4πε0 के लिखना चाहिए, हमें 1/4πε0 के लिखना चाहिए। जो हमने यहां पर जो टर्म के लिखा हुआ है, इस के को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो हमारा के है, ये आपका जो है इसकी वैल्यू डिपेंड्स ऑन मीडियम। किस चीज पे डिपेंड करता है? मीडियम पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मीडियम। तो मान लिया हमारा एयर है, फॉर एयर देन के इक्वल टू 1, फॉर वाटर के इक्वल टू 80, फॉर मेटल लेट अस से के इक्वल टू इनफाइनाइट। तो हम ये कहना चाहते हैं यहां पर एक कांस्टेंट यूज हुआ है के, जो मीडियम डिपेंडेंट है। तो अगर हम एयर की बात करें या रफली एयर और वैक्यूम, वैक्यूम में थोड़ा सा फर्क है बट लगभग रफली दे आर सेम, तो के की वैल्यू 1 होता है। तो अगर हम इसको हम बोल सकते हैं एफ इन मीडियम। तो अगर हम के की वैल्यू 1 लिख ले तो एफ इन एयर और वैक्यूम हो गया। तो इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं कि अगर इसी फॉर्मूले को बोले कि एफ एयर के लिए कितना है, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? तो जो 1/4πε0 टर्म है यहां पर के है, के मीडियम डिपेंडेंट है। अगर इस मीडियम को अगर हम एयर मान लें, मीन्स जो हमारे दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 या Q और Q0, उनके बीच का मीडियम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ध्यान दें, F मीडियम और F एयर को, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर दें, F मीडियम और F एयर को हम डिवाइड कर दें, तो साफ साफ हमें क्या मिल रहा है कि F मीडियम divided by F air, then answer is what? F medium divided by F air, answer is what? 1/k। या आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं F medium इक्वल टू F air डिवाइडेड बाई k। तो चूंकि इससे क्लियर समझ में आ रहा है कि k की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। अगर 1 हो सकता है एयर के केस में, तो अगर एयर है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एफ मीडियम इक्वल टू एफ एयर हो गया। बट अगर एयर नहीं है, सपोज वाटर है, तो उसमें जो फोर्स है, फोर्स वाटर के अंदर जो फोर्स होगा कितना हो जाएगा, फोर्स वाटर इक्वल टू फोर्स एयर डिवाइडेड बाई 80, बिकॉज वाटर के लिए हमने बोला के की वैल्यू कितना है, 80 है। तो इससे साफ साफ दिख रहा है कि जो हमारा फोर्स है, कोलंबियन फोर्स है, कोलंबियन फोर्स किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, और यहां पर अगर हम एयर की बात करें तो जो 1/4πε0 टर्म है एक कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट की वैल्यू भी हमें पता है, दैट इज फिक्स कांस्टेंट। और अपसाइलन और अपसाइलन के में भी एक रिलेशन है, अपसाइलन इक्वल टू अपसाइलन नॉट इंटू के। तो इसमें हम के अपसाइलन को बोलते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और अपसाइलन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी टीवीटी ऑफ फ्री स्पेस। और जो हमारा के है ऑलरेडी बता चुके हैं, इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या हम लोग कभी कभी इसको दूसरे नाम से भी कह सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। तो जो हमारा रिलेटिव परमिटिविटी है
अपसाइलन इक्वल टू अपसाइलन इक्वल टू अपसाइलन नॉट इंटू के, अगेन आई एम राइटिंग दिस। तो यहां पर हमारा जो अपसाइलन नॉट है ये फ्री स्पेस के लिए है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर और वैक्यूम। जो हमारा के है ये हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और जो हमारा अपसाइलन है ये हमारा है परमिटिविटी टीवीटी ऑफ मीडियम। इस टर्म को समझना इसलिए जरूरी क्योंकि जब हम लोग न्यूटन लॉ और कूलम लॉ को कंपेयर करेंगे तो यह हमारा मेन फैक्टर है। अब आप ये क्वेश्चन कह सकते हैं कि परमिटिविटी होती क्या है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे जब परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में स्टडी करेंगे कैपेसिटर टॉपिक में, जिसके बाद का चैप्टर है। बट इतना बता सकते हैं कि परमिटिविटी इज द मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी। क्लियर? इट इज द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी। बट इसके बाद का डिटेल्ड एक्सप्रेशन हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे कैपेसिटर तो वहां पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो अब हमें इतना समझ में आ गया कि जो टर्म आ रहा है यहां पर, इसमें एक टर्म जो किया आया है, दैट टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। अब थोड़ा सा एक और डिस्कशन कर लें, हम कंपेयर कर लें ताकि हमारा ये टॉपिक ओवर हो जाए। तो उसके लिए हमें एक कंपैरिजन करना है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का और कूलम्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। तो इस कंपैरिजन